हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बढ़िया होंगे बच्चों। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। तो मैं आपका स्वागत करता हूं आज बच्चों चाणक्य नीति सीरीज में। और आज हम करने वाले हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस वाला चैप्टर। एक छोटा चैप्टर है दोस्तों, लेकिन छोटा चैप्टर इसका मतलब ये नहीं कि आप इसे ऑप्शन में छोड़ के जा सकते हो। ये आपको फ्री के मार्क्स एमसीक्यू में भी दिलवाएगा और आपके सब्जेक्टिव में भी दिलवाएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। आइए, सबसे पहला क्वेश्चन जो बच्चों के मन में आना चाहिए वो ये आना चाहिए। चैप्टर का नाम है रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस। सर चार्ज होता क्या है? सर व्हाट इज चार्ज? अब चार्ज को समझाने के लिए मुझे आपको दो वर्ड समझाने पड़ेंगे। एक समझाना पड़ेगा मॉर्गेज और एक समझाना पड़ेगा प्लेज। ठीक है, मॉर्गेज और प्लेज समझाना पड़ेगा। देखो, मान लीजिए गुरप्रीत सर के पास एक अच्छी सी फार्म हाउस है। क्या आपको दिख रहा है गुरप्रीत सर का फार्म हाउस? यस सर, हमें गुरप्रीत सर का फार्म हाउस दिख रहा है। अब ये बैंक है। गुरप्रीत सर ने बैंक से 70 करोड़ का लोन लिया। 70 करोड़ का लोन लिया और अपने फार्म हाउस को एज सिक्योरिटी, अपने फार्म हाउस को एज सिक्योरिटी इस बैंक के अगेंस्ट दे दिया। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों हम कहेंगे कि गुरप्रीत सर ने अपना फार्म हाउस मॉर्गेज कर दिया। तो मॉर्गेज वर्ड इमूवेबल प्रॉपर्टी को जब हम गिरवी रखते हैं उसके लिए यूज किया जाता है। ठीक है, यानी अगर गुरप्रीत सर ने बैंक का लोन या बैंक का इंटरेस्ट नहीं चुकाया तो बैंक उनकी प्रॉपर्टी को, उनके फार्म हाउस को बेचकर अपना पैसा रिकवर कर लेगा। अब दोस्तों ये जो मॉर्गेज क्रिएट होती है, यहां पर दो ऑप्शन होते हैं मॉर्गेज क्रिएट करने के। ऑप्शन नंबर 1, या तो गुरप्रीत सर एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे जिसको हम बोलेंगे मॉर्गेज डीड। क्या बोलेंगे दोस्तों? मॉर्गेज डीड बोलेंगे। इस इंस्ट्रूमेंट से, इंस्ट्रूमेंट मतलब लीगल डॉक्यूमेंट, इस इंस्ट्रूमेंट से चार्ज क्रिएट होगा। ठीक है, ओके, इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग चार्ज। या दूसरा ऑप्शन है कि गुरप्रीत सर अपने फार्म हाउस की जो टाइटल डीड है, गुरप्रीत सर जो अपने फार्म हाउस की टाइटल डीड, ओनरशिप डॉक्यूमेंट है, वो बैंक के पास जमा करा देंगे। वो बैंक के पास जमा करा देंगे। इस तरीके से भी मॉर्गेज करी जा सकती। अब दोस्तों जिसके पास मैंने प्रॉपर्टी गिरवी रखी है इसको बोलते हैं चार्ज होल्डर। क्या बोलते हैं? चार्ज होल्डर। क्योंकि मैंने अपनी प्रॉपर्टी में जो चार्ज क्रिएट किया है वो इन फेवर ऑफ बैंक किया है। और गुरप्रीत सर को बोलेंगे बोरोवर। ठीक है, ओके सर। दूसरा, मॉर्गेज के बाद हम बात करते हैं प्लेज की। मान लीजिए कि गुरप्रीत सर जाते हैं मुथूट फाइनेंस लिमिटेड के पास। किसके पास जाते हैं? मुथूट फाइनेंस लिमिटेड के पास जाते हैं। ये एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, मतलब बैंक तो नहीं है लेकिन फाइनेंसिंग के बिजनेस में है, तो ऐसी कंपनियों को नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी कहते हैं। नॉर्मली ये कंपनी के अगर आपने ऐड देखे होंगे तो गोल्ड लोन के लिए बहुत ज्यादा पॉपुलर है कि आप इनके पास अपना गोल्ड रख लो और लोन लेकर चले जाओ। तो मुथूट फाइनेंस ने, गुरप्रीत सर ने 5 लाख का लोन लिया। 5 लाख का क्या लिया दोस्तों? लोन लिया और अपना गोल्ड बैंगल मुथूट फाइनेंस के पास प्लेज कर दिया, यानी गिरवी रख दिया। तो प्लेज वर्ड दोस्तों, यहां पर गोल्डन बैंगल इमूवेबल प्रॉपर्टी है या मूवेबल प्रॉपर्टी है? मूवेबल प्रॉपर्टी है। तो जब हम मूवेबल प्रॉपर्टी को गिरवी रख देते हैं, ठीक है, गिरवी रख देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं प्लेज। अब ये जो गोल्ड बैंगल है ये किसकी पोजीशन में रहेगा, किसके पास रहेगा? जब तक गुरप्रीत सर बैंक का लोन नहीं चुका देते तब तक ये गोल्ड बैंगल मुथूट फाइनेंस लिमिटेड के पास रहेगा। ठीक है,
अब यहां पर दोस्तों अगर मान लीजिए कल को ड्यू डेट आती है लोन की और गुरप्रीत सर पैसा देने से मना कर देते हैं, तो मुथूट फाइनेंस लिमिटेड क्या करेगा, लीन लगा देगा। लीन लगा देगा मतलब, लीन का मतलब है कि वो कहेगा कि मैं तुम्हारा गोल्ड बैंगल तब तक वापस नहीं करूंगा जब तक तुम मेरा पैसा नहीं चुका देते। यहां पर इस एग्जांपल में चार्ज होल्डर कौन होगा दोस्तों, मुथूट फाइनेंस लिमिटेड चार्ज होल्डर है और गुरप्रीत सर कौन है, बोरोवर है। गुरप्रीत सर कौन है, बोरोवर। यानी सिंपल सी भाषा में कहा जाए, अगर हम अपनी प्रॉपर्टी पर किसी और के फेवर में, ठीक है, राइट्स क्रिएट कर देते हैं तो उसे हम चार्ज कहते हैं। आइए डेफिनेशन पढ़ते हैं जो कंपनीज एक्ट में दी हुई है। चार्ज मींस, चार्ज का मतलब है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे लिख लीजिएगा राइट। चार्ज मींस राइट और लीन क्रिएटेड ऑन प्रॉपर्टी ऑफ कंपनी या एसेट ऑफ कंपनी, कंपनी की प्रॉपर्टी पर या कंपनी के एसेट्स पर। जो चार्ज का यहां पर मतलब डाला गया, चार्ज मींस अगर आप कोई राइट या लीन क्रिएट कर रहे हो कंपनी के प्रॉपर्टी या एसेट पर या कंपनी की अंडरटेकिंग पर या दोनों पर एज सिक्योरिटी। क्यों, क्योंकि आपने कोई लोन वगैरह रीपे करना है उसकी सिक्योरिटी के लिए। एंड चार्ज में मॉर्गेज को इंक्लूड किया गया है। चार्ज में मॉर्गेज को क्या किया है दोस्तों, इंक्लूड किया गया है। अब दो स्टेप्स होते हैं दोस्तों। स्टेप नंबर 1 होता है क्रिएशन ऑफ चार्ज, चार्ज को क्रिएट करना, और स्टेप नंबर 2 होता है रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज। अगर आप चैप्टर का नाम ध्यान से पढ़ेंगे तो चैप्टर का नाम है रजिस्ट्रेशन। तो यहां पर हम चार्ज क्रिएट कैसे होता है उसके बारे में कुछ नहीं सीखेंगे। चार्ज क्रिएट करने की बात नहीं होगी, यहां पर हम सीखेंगे चार्ज क्रिएट होने के बाद उसे रजिस्टर कराने का लीगल प्रोसीजर क्या है, और अगर रजिस्टर नहीं कराया तो पेनल्टी कितनी है। बस उसी के बारे में हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। अभी तक हमने नॉर्मल लैंग्वेज में पढ़ा था। अब यहां पर देखो एक एमसीक्यू दिया हुआ जो कि आईसीआई मॉड्यूल का ही एमसीक्यू है। क्या बोला है क्वेश्चन, एन इंटरेस्ट और लीन क्रिएटेड ऑन द प्रॉपर्टी और एसेट ऑफ द कंपनी और एनी ऑफ इट्स अंडरटेकिंग एज सिक्योरिटी इज नोन एज, क्या कहते हैं दोस्तों, डेट, लायबिलिटी, चार्ज, हाइपोथिकेशन। इसे चार्ज बोला जाता है, इसे चार्ज बोला जाता है। चलिए अब बात करते हैं चार्ज इन कंटेक्स्ट ऑफ कंपनी। कंपनी के कंटेक्स्ट में चार्ज की बात करते हैं। जब भी कंपनी कोई सिक्योर्ड लोन लेती है, सिक्योर्ड डिबेंचर्स इशू करती है, तो वो बदले में अपने एसेट्स पर चार्ज क्रिएट करती है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक कंपनी है गुरप्रीत समोसे वाला प्राइवेट लिमिटेड, उसने एचडीएफसी बैंक से 2 करोड़ रुपए का लोन लिया। उसे एचडीएफसी बैंक से क्या लिया, 2 करोड़ रुपीस का लोन लिया और अपने एसेट्स को एज सिक्योरिटी एचडीएफसी बैंक को दे दिया कि कल को अगर मैं आपका लोन नहीं चुका पाई तो आप मेरे इन एसेट्स को बेचकर पैसा रिकवर कर सकते हो। और जिस डॉक्यूमेंट से चार्ज क्रिएट किया उसे क्या बोलेंगे, इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग चार्ज, इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग चार्ज। ठीक है, यहां पर एचडीएफसी बैंक होगा चार्ज होल्डर और यहां पर ये जो कंपनी है ये कंपनी होगी बोरोवर कंपनी। कंपनी को क्या कहेंगे, बोरोवर कंपनी। ठीक है, अब ये चैप्टर कहता है कि कंपनी, अगर तुमने अपने किसी भी एसेट, किसी भी प्रॉपर्टी, किसी भी अंडरटेकिंग पर अगर चार्ज क्रिएट किया है ना, तो तुम्हारी ये ड्यूटी है कि तुम अपने आरओसी के पास जाकर इस चार्ज को रजिस्टर करवा लेना। आप क्या करना, इस चार्ज को रजिस्टर करवा लेना, ये कंपनी की ड्यूटी है। अब चार्ज रजिस्टर कैसे कराते हैं, देखो अगर फ्रेश चार्ज होता है, फ्रेश चार्ज मतलब न्यू, अगर कोई नया चार्ज क्रिएट हुआ है, ठीक है, तो कंपनी क्या करती है, कंपनी जो है
आरओसी के पास CHG1 या CHG9 फॉर्म फाइल करती है। कौन सा फॉर्म? अगर कंपनी ने डिबेंचर्स इशू करे हैं तो डिबेंचर्स के लिए CHG9, अगर कंपनी ने डिबेंचर्स इशू करे हैं और अपनी प्रॉपर्टी को उन डिबेंचर्स के लिए गिरवी रखा है तो CHG9, और अगर कंपनी ने डिबेंचर्स नहीं कोई अदर तरीके का लोन लिया है अदर देन डिबेंचर्स है तो CHG1। ठीक है, जैसे ही आरओसी के पास ये एप्लीकेशन फाइल होती है रजिस्ट्रेशन की, आरओसी के पास एक रजिस्टर है। किस चीज का रजिस्टर है? उस रजिस्टर को बोला जाएगा रजिस्टर ऑफ चार्जेस। आरओसी के पास एक रजिस्टर है, रजिस्टर ऑफ चार्जेस। आरओसी उस रजिस्टर में इस चार्ज की एंट्री कर लेगा। जब इस चार्ज की एंट्री हो जाएगी दोस्तों तो आरओसी इशू करेगा। आरओसी रजिस्टर में एंट्री करने के बाद इशू करेगा। क्या इशू करेगा? CHG2। ये क्या है दोस्तों? सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। CHG2 क्या होता है? सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, कि भैया आपका चार्ज आपने रजिस्टर करवा लिया है। और ये जैसे ही आरओसी के पास रजिस्टर हो जाता है, ये क्या बन जाता है? एक पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाता है। यानी एनी पर्सन डीलिंग विद द कंपनी कैन चेक फ्रॉम MCA की वेबसाइट कि कंपनी की कौन कौन सी प्रॉपर्टी पर कितना चार्ज क्रिएटेड है। तो ये चार्ज कराने का एक ही पर्पस है कि हम इसको क्या बना देते हैं? पब्लिक डॉक्यूमेंट बना देते हैं। बाकी इसके बारे में अभी थोड़ी सी और चर्चा डिटेल में आगे और करी जाएगी। अगर दोस्तों चार्ज नया नहीं है बट किसी पुराने चार्ज में चेंज कराया जा रहा है, ठीक है, ऐसा हो सकता है कि हम मॉडिफिकेशन करा रहे हैं इन चार्ज। अगर कंपनी ने किसी एग्जिस्टिंग चार्ज में मॉडिफिकेशन यानी चेंजेस कराए हैं, जैसे लोन की लिमिट बढ़ा दी, इंटरेस्ट रेट चेंज करा दिया, करेक्ट, तो ऐसे केस में क्या होता है दोस्तों? मॉडिफिकेशन इन चार्ज के केस में कंपनी की ड्यूटी होती है कि वो आरओसी के पास या तो CHG1 या तो CHG9 फॉर्म फाइल करती है। CHG9 डिबेंचर्स के लिए और CHG1 अदर देन डिबेंचर्स के लिए। आरओसी अपने रजिस्टर में वो मॉडिफिकेशन को अपडेट कर लेता है और फिर उसके बाद इशू करता है CHG3, दैट इज सर्टिफिकेट ऑफ मॉडिफिकेशन। सर्टिफिकेट ऑफ मॉडिफिकेशन। ये वाली बात जो मैंने आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन की बताई है, ये मैंने आपको सिखाई है सेक्शन 77 के अंडर, और ये जो मैंने मॉडिफिकेशन की बात बताई है ये आपको सेक्शन 79 से लाकर बताई है। ठीक है, ओके सर। अब आपके मन में एक सवाल आना चाहिए कि सर ये जो चार्ज को आरओसी के पास रजिस्टर करवाना है, क्या ये ऑप्शनल होता है या मैंडेटरी होता है? पहला सवाल। और सर अगर ये मैंडेटरी है तो क्या रीजन है कि इसे मैंडेटरी किया गया है? तो दोस्तों सबसे पहली चीज ये मैंडेटरी है, दिस इज नॉट ऑप्शनल। कंपनी अगर किसी भी तरीके के चार्ज को क्रिएट करती है अपनी किसी भी प्रॉपर्टी पर, तो कंपनी को उस चार्ज को रजिस्टर करवाना पड़ता है। किसके पास जाकर रजिस्टर करवाना पड़ता है? आरओसी के पास रजिस्टर कराना पड़ता है। अगर वो रजिस्टर नहीं कराती है तो कंपनी के ऊपर पेनल्टी लग जाती है। बट सवाल आता है कि इस चार्ज को रजिस्टर कराना मैंडेटरी क्यों किया गया है? इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम था दोस्तों फ्रॉड। इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था दोस्तों? फ्रॉड। मैं आपको बताता हूं कैसे फ्रॉड होता था। मान लीजिए एक कंपनी के पास एक प्रॉपर्टी है, एक एसेट है, क्या कंपनी के पास एक एसेट है, इस एसेट की वैल्यू 5 करोड़ है। इस एसेट की वैल्यू कितनी है? 5 करोड़। कंपनी ने क्या किया? कंपनी ने एसेट की वैल्यू तो 5 करोड़ है, कंपनी ने मिस्टर एक्स से लोन लिया, मिस्टर एक्स से लोन लिया 5 करोड़ रुपए का, और इस एसेट पर चार्ज क्रिएट कर दिया, इस एसेट पर चार्ज क्रिएट कर दिया इन फेवर ऑफ मिस्टर एक्स। उसके बाद दोस्तों
कुछ दिनों बाद कंपनी ने मिस्टर वाई से लोन लिया, मिस्टर वाई से लोन लिया 5 करोड़, और सेम एसेट जो 5 करोड़ का था मिस्टर वाई के फेवर में चार्ज क्रिएट कर दिया। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, अगर कंपनी ने दोनों के लोन पे नहीं करे तो एक्स कहेगा ये एसेट मेरा है, वाई कहेगा ये एसेट मेरा है, मुझे मिलना चाहिए। अब क्या हम सेम प्रॉपर्टी पर दो लोगों के पास गिरवी रख सकते हैं? क्या रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लॉ अलाउ करता है। वन प्रॉपर्टी पर हम दो लोगों के बिहाफ पर भी चार्ज क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन दोनों को पता होना चाहिए। एक्स को वाई के चार्ज के बारे में पता होना चाहिए और वाई के एक्स के चार्ज के बारे में पता होना चाहिए। लेकिन अगर कंपनी ने जब एक्स से लोन लिया तो वाई के बारे में नहीं बताया, जब वाई से लोन लिया तब एक्स के बारे में नहीं बताया, इसे बोलते हैं फ्रॉड। कि भैया बिना बताए, बेचारा वाई को लगा कि ये पूरा का पूरा एसेट का जो चार्ज है वो मेरे ही फेवर में है और किसी के फेवर में नहीं है, इसीलिए उसने लोन दे दिया। तो ये चीज ना हो पाए, कंपनी बिना सामने वाली पार्टी को इन्फॉर्म करे उसे सेम एसेट ना दे पाए, इसीलिए ये प्रोविजन लाया गया है चार्ज के रजिस्ट्रेशन का। ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुई मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए कंपनी ने मिस्टर एक्स से लोन लिया और एसेट को गिरवी रख दिया, चार्ज क्रिएट कर दिया। अब कंपनी ने ये आरओसी के पास चार्ज रजिस्टर करा दिया। जैसे ही कंपनी ने आरओसी के पास ये चार्ज रजिस्टर कराया तो क्या हो जाएगा दोस्तों, चार्ज रजिस्टर होते ही ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाएगा। अब जब मिस्टर वाई कंपनी को लोन दे रहा होगा तो मिस्टर वाई आरओसी की यानी एमसीए की वेबसाइट पे जाकर चेक कर सकता था कि इस एसेट पर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चार्ज है या नहीं है, और उसे पता चल जाता अरे ये वाली प्रॉपर्टी पे तो ऑलरेडी एक्स का लोन चल रहा है, और शायद वो उसके बाद लोन ना देता या शायद वो कहता कि भाई मुझे कोई और प्रॉपर्टी दो तब मैं आपको लोन दूंगा। तो इसीलिए चार्ज को रजिस्टर करवाना मैंडेटरी है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन नंबर 77, ड्यूटी टू रजिस्टर चार्जेस। ड्यूटी टू रजिस्टर चार्जेस, ड्यूटी किसकी है दोस्तों, कंपनी की ड्यूटी है। जिसने अपनी प्रॉपर्टी पर चार्ज क्रिएट किया है उस पर ड्यूटी डाली गई है कि उसे आरओसी के पास जाकर चार्ज रजिस्टर कराना है। तो ड्यूटी ऑफ कंपनी टू रजिस्टर द चार्ज विद आरओसी विद इन 30 डेज ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज। जिस दिन चार्ज क्रिएट होगा उसके 30 डेज के अंदर एक नॉमिनल सी फीस पे करके, एक नॉर्मल फीस पे करके आप अपने चार्ज को रजिस्टर करा सकते हो। अब दोस्तों ये जो चार्ज क्रिएट हुआ है, हो सकता है इंडिया में क्रिएट हो सकता है इंडिया के बाहर क्रिएट हो। चार्ज जिस प्रॉपर्टी पर क्रिएट हुआ है वो प्रॉपर्टी हो सकता है इंडिया की प्रॉपर्टी हो सकता है आउटसाइड इंडिया की प्रॉपर्टी हो। जिस प्रॉपर्टी पर चार्ज क्रिएट कर रही है कंपनी ने, जिस प्रॉपर्टी को गिरवी रखा है, वो टेंजिबल भी हो सकती है, इंटेंजिबल भी हो सकती है, मूवेबल भी हो सकती है, इमूवेबल भी हो सकती है। अब चार्ज अगर रजिस्टर कराना है तो कंपनी CHG 9 फाइल करेगी डिबेंचर्स के लिए और CHG 1 फाइल करेगी अदर देन डिबेंचर्स के लिए। ठीक है, और जब कंपनी CHG 9 या CHG 1 आरओसी के पास ऑनलाइन फाइल करती है तो उसके साथ कंपनी अटैच करती है इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग चार्ज। क्या अटैच करती है, इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग चार्ज, जिस इंस्ट्रूमेंट से, जिस डॉक्यूमेंट से चार्ज क्रिएट हुआ है। ठीक है, ओके सर। अब यहां पर दोस्तों थोड़ा सा लॉ चेंज हो गया। कब से, 2/11/2018 से 2/11/2018 से लॉ कहता है, ध्यान से सुनिएगा, जिस दिन चार्ज क्रिएट हुआ कंपनी तुम्हें उसके 30 दिन के अंदर नॉमिनल टाइम, ये आपका 30 दिन का नॉमिनल टाइम है, आप नॉर्मल फीस पे करके आरओसी के पास चार्ज रजिस्टर करा सकती हो। लेकिन दोस्तों अगर 30 डेज में चार्ज रजिस्टर नहीं कराती कंपनी, अगर 30 डेज में चार्ज रजिस्टर नहीं कराती, कोई बात नहीं, आरओसी के पास जाकर आपको एक्स्ट्रा 30 डेज मिल जाएंगे। कितने एक्स्ट्रा 30 डेज मिल जाएंगे, यानी 60 डेज फ्रॉम क्रिएशन ऑफ चार्ज, 60 डेज फ्रॉम क्रिएशन ऑफ चार्ज
आप एक्स्ट्रा 30 डेज में चार्ज रजिस्टर करा सकते हो, लेकिन उसके लिए अब आपको नॉर्मल फीस नहीं, एडिशनल फीस पे करनी पड़ेगी, प्लस आरओसी को एक सफिशिएंट रीजन देना पड़ेगा कि क्यों डिले हो गया है। अब मान लो अगर 60 डेज में भी नहीं करा पाए, यानी एक्स्ट्रा 30 डेज में भी नहीं करा पाए, तो क्या होगा दोस्तों? तो यहां पर आपको दोबारा से और एक्स्ट्रा 60 डेज मिलेंगे, यानी आपको टोटल कितने मिल जाएंगे? 120 डेज फ्रॉम दी क्रिएशन ऑफ चार्ज। 120 डेज फ्रॉम क्रिएशन ऑफ चार्ज के क्रिएशन से आपको 120 दिन मिलेंगे। लेकिन अगर आप इस पीरियड में चार्ज को रजिस्टर कराओगे तो आपको पे करनी पड़ेगी एड वैलोरम फीस। एड वैलोरम फीस का मतलब होता है परसेंटेज में आपको पे करनी पड़ेगी। जितने का आपका चार्ज का अमाउंट होगा उतने का कुछ परसेंटेज प्रपोर्शन होगा, जो कि बहुत ही कम है, लेकिन वो उसमें आपको पे करनी पड़ेगी, तब जाकर चार्ज रजिस्टर कराया जाएगा। तो पहले 30 दिन मिलेंगे, फिर एक्स्ट्रा 30 दिन मिलेंगे और फिर एक्स्ट्रा 60 दिन मिलेंगे चार्ज को रजिस्टर कराने के लिए। अब दोस्तों, कंपनी जो है आरओसी के पास CHG-1 या CHG-9 फाइल करती है। कंपनी जो है आरओसी के पास CHG-1 या CHG-9 फाइल करती है, इसके साथ अटैच करती है। क्या अटैच करती है? इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग चार्ज। क्या अटैच करती है? इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग चार्ज। ठीक है। अब ये जो इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग चार्ज अटैच होता है, इसको हमें करवाना होता है वेरीफाई। तो हमें क्या करवाना होता है? वेरीफाई। सवाल आता है ये इंस्ट्रूमेंट कौन वेरीफाई कर सकता है? कौन वेरीफाई कर सकता है? तो लॉ कहता है अगर आपकी प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर है, मतलब जिस पर चार्ज क्रिएट किया है, और आपकी प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर की प्रॉपर्टी है, जैसे कि एक कंपनी ने अपने श्रीलंका वाले प्लांट को गिरवी रख दिया, तो प्रॉपर्टी कहां है? श्रीलंका में, यानी आउटसाइड इंडिया। तो जो इंस्ट्रूमेंट बना होगा चार्ज क्रिएट करने का, उसे कौन वेरीफाई करेगा? सबसे पहला ऑप्शन वन है अंडर दी हैंड ऑफ या तो कंपनी का डायरेक्टर, या तो कंपनी का सेक्रेटरी, या जो चार्ज होल्डर है उसका ऑथोराइज्ड ऑफिसर। ठीक है। दूसरा ऑप्शन नंबर टू क्या कहता है? अंडर दी सील ऑफ द कंपनी, यानी कॉमन सील की बात हो रही। आप कॉमन सील लगाकर वेरीफाई कर सकते। ठीक है, कॉमन सील की बात हो रही। और तीसरा अंडर दी हैंड ऑफ सम अदर पर्सन हु इज नॉट दी कंपनी, यानी कंपनी को छोड़ के किसी और पर्सन से वेरीफाई करवाएंगे जो कि उस चार्ज के अंदर या उस मॉर्गेज के अंदर क्या है? इंटरेस्टेड है। यानी अगर आपकी प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया है तो आपके पास ये तीन ऑप्शंस अवेलेबल है। लेकिन दोस्तों, अगर आपकी प्रॉपर्टी इंडिया के अंदर है जिस पर चार्ज क्रिएट किया गया है, तो फिर आपके पास एक ही ऑप्शन है, ये वाले ऑप्शन नहीं है, अंडर द हैंड ऑफ डायरेक्टर, CS या ऑथराइज्ड ऑफिसर ऑफ चार्ज होल्डर। अब एक मन में आपके सवाल आएगा, सर मान लीजिए कंपनी ने बैंक के पास लोन लेकर दो प्रॉपर्टी गिरवी रख दी, एक प्रॉपर्टी इन इंडिया है और एक प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया है। ठीक है, और एक ही डॉक्यूमेंट बना है इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग चार्ज का, एक ही डॉक्यूमेंट बना है इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग चार्ज का। तो सर अब कौन वेरीफाई करेगा? अब अगर पार्टली इंडिया में है और पार्टली आउटसाइड इंडिया में है, तो ये वाला टेबल देखेंगे या ये वाला? तो ध्यान से पढ़ो दोस्तों, क्या लिखा है? प्रॉपर्टी इन इंडिया, पार्टली और होली। यानी अगर इंडिया में प्रॉपर्टी है, चाहे पार्टली इंडिया में चाहे होली इंडिया में हो, आपको इधर वाला टेबल देखना, आपके पास ये वाला ऑप्शन अवेलेबल है, दैट इज अंडर द हैंड ऑफ डायरेक्टर, CS और ऑथराइज्ड ऑफिसर ऑफ द चार्ज होल्डर। ठीक है, ओके सर। अब नॉर्मली दोस्तों, ये जो चार्ज हमें क्रिएट करवाना है, कंपनी जब भी चार्ज क्रिएट करती है तो उसके लिए मैंडेटरी होता है। क्या मैंडेटरी होता है उसके लिए?
आरओसी के पास चार्ज को रजिस्टर कराना, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है दोस्तों, कि अगर एक बैंकिंग कंपनी मान लीजिए आरबीआई से लोन लेती है, क्या आरबीआई से लोन लेती है और बैंकिंग कंपनी चार्ज क्रिएट करती है इन फेवर ऑफ आरबीआई, बैंकिंग कंपनी ने आरबीआई के फेवर में चार्ज क्रिएट किया है, तो बैंकिंग कंपनी को ये वाला चार्ज रजिस्टर नहीं कराना है, ये वाला चार्ज रजिस्टर नहीं कराना है। ये आपके एमसीक्यू में आएगा, रजिस्टर नहीं कराना है। तो एनी चार्ज क्रिएटेड बाय बैंकिंग कंपनी इन फेवर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नीड नॉट बी रजिस्टर्ड विद आरओसी, अच्छा, जब कंपनी चार्ज रजिस्टर कराने के लिए आरओसी के पास CHG 1 या CHG 9 देती है, तो आरओसी बदले में क्या देता है, या तो CHG 2 देता है जिसको हम बोलेंगे सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, या हम बोलेंगे CHG 3 सर्टिफिकेट ऑफ मॉडिफिकेशन, ठीक है। और ये दोनों ही सर्टिफिकेट कंक्लूसिव एविडेंस है, ये दोनों ही सर्टिफिकेट्स क्या है दोस्तों, कंक्लूसिव एविडेंस होते हैं। किस चीज का एविडेंस होते हैं, कि भैया कंपनी ने चार्ज लीगल प्रोसीजर फॉलो करके प्रॉपरली रजिस्टर करवाया है या मॉडिफिकेशन को प्रॉपरली रजिस्टर करवाया है, ठीक है। तो वेयर अ चार्ज और मॉडिफिकेशन इज ड्यूली रजिस्टर्ड, देन आरओसी इशू करता है, या तो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू करता है CHG 2 में, या सर्टिफिकेट ऑफ मॉडिफिकेशन इशू करता है CHG 3 में। और ये जो सर्टिफिकेट आरओसी इशू करता है, ये कौन सा एविडेंस माना जाएगा, कंक्लूसिव एविडेंस माना जाएगा, ठीक है। अब मन में एक क्वेश्चन आता है, सर अगर कंपनी चार्ज रजिस्टर नहीं कराती तो इससे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, अगर सर कंपनी चार्ज रजिस्टर नहीं कराती तो इससे क्या फर्क पड़ता है, तो यहां पर दो केसेस आते हैं। केस 1, नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज, और केस 2, डिले इन रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज, सबसे पहले बात करते हैं, अगर चार्ज रजिस्टर ही नहीं हुआ तो क्या होगा। मान लीजिए कंपनी ने मिस्टर एक्स से लोन लिया था, कंपनी ने अपने एसेट पर चार्ज क्रिएट कर दिया था इन फेवर ऑफ मिस्टर एक्स के फेवर में चार्ज रजिस्टर कर दिया, लेकिन इस चार्ज को क्रिएट तो कर दिया, लेकिन चार्ज को रजिस्टर नहीं कराया, दोस्तों नहीं कराया। अब सवाल आता है, ऐसे केस में क्या होगा। सबसे पहला, कंपनी के ऊपर पेनल्टी लगनी चाहिए, करेक्ट, क्योंकि कंपनी ने चार्ज रजिस्टर नहीं कराया, कंपनी के ऊपर पेनल्टी लगेगी। इस चैप्टर के अंदर एक ही पेनल्टी है, वो हम आगे जाकर पढ़ लेंगे कि कंपनी के ऊपर कितनी पेनल्टी लगेगी अगर कंपनी इस चैप्टर के प्रोविजंस को कंप्लाई नहीं करती। कितनी पेनल्टी लगेगी आगे जाके कवर हो जाएगा। दूसरी चीज क्या होती है दोस्तों, अब मिस्टर एक्स चार्ज होल्डर था, ये कंपनी का एक सिक्योर्ड क्रेडिटर था, सिक्योर्ड क्रेडिटर था, लेकिन क्योंकि इसका चार्ज
आरओसी के पास रजिस्टर नहीं हुआ, तो मान लो अगर कल को कंपनी वाइंडिंग अप में चली जाती है, जब कंपनी वाइंडिंग अप में चली जाती है तो लिक्विडेटर आ जाता है पिक्चर में, और लिक्विडेटर क्या करता है, कंपनी के एसेट्स को बेचकर कंपनी की लायबिलिटीज को पे करता है, राइट। अब दोस्तों ये जो लिक्विडेटर है, ठीक है, ये जो लिक्विडेटर है, ये लिक्विडेटर मिस्टर एक्स के चार्ज को डिसरिगार्ड कर देगा। क्यों? क्योंकि वो रजिस्टर नहीं हुआ। मिस्टर एक्स के चार्ज को क्या कर देगा, डिसरिगार्ड कर देगा। यानी लिक्विडेटर विल ट्रीट मिस्टर एक्स नॉट एज सिक्योर्ड क्रेडिटर बट एज अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। यानी मिस्टर एक्स को पैसा तो देंगे, मना नहीं कर रहे, कंपनी इज लाइबल टू पे टू मनी टू मिस्टर एक्स, लेकिन नॉट एज ए सिक्योर्ड क्रेडिटर बट एज अ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। यानी मिस्टर एक्स जो प्रायोरिटी की लाइन थी वो मिस कर जाएगा दोस्तों, प्रायोरिटी की लाइन मिस कर जाएगा। तो यहां पर यही लिखा है, देखिए, कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज, इफ चार्ज इज नॉट टेकन, अगर चार्ज रजिस्टर नहीं हुआ है तो चार्ज को कंसीडर नहीं करेगा। कौन कंसीडर नहीं करेगा? कंपनी का लिक्विडेटर या कंपनी के बाकी सारे क्रेडिटर, जिसका मतलब है कि चार्ज होल्डर प्रायोरिटी को लूज कर देगा। अगर वो सिक्योर्ड होता, उसका चार्ज रजिस्टर होता, तो पहले पैसा उसको दिया जाता, बट क्योंकि उसका चार्ज रजिस्टर नहीं है तो पहले पैसा उसको नहीं दिया जाएगा, उन लोगों को दिया जाएगा जिसका चार्ज रजिस्टर्ड है, और उसके बाद जब अनसिक्योर्ड क्रेडिटर की लाइन में उसे खड़ा कर दिया जाएगा। तो इन केस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज ओनली सिक्योरिटी इज लॉस्ट। सिक्योरिटी इज लॉस्ट मतलब आप सिक्योर्ड क्रेडिटर से अनसिक्योर्ड क्रेडिटर की कैटेगरी में आ जाते हो, बट स्टिल कंपनी इज लायबल टू रीपे द मनी, बट स्टिल कंपनी जो है मनी रीपे करने के लिए लायबल है। नाउ दोस्तों केस 1 के बाद आता है केस 2, दैट इज डिले इन रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज। अब मान लीजिए मैं एक टाइम चार्ट बनाता हूं, ठीक है, यहां पर 1 जनवरी को कंपनी ने क्रिएट किया है, कंपनी ने क्रिएट किया चार्ज इन फेवर ऑफ बैंक ए। कंपनी ने बैंक ए के फेवर में चार्ज क्रिएट करा, लेकिन कंपनी उसे 30 दिन में रजिस्टर कराना भूल गई, और कंपनी ने उसे रजिस्टर करवाया 28 फरवरी को। कंपनी रजिस्टर्ड द चार्ज ऑफ बैंक ए। कंपनी ने यहां पर बैंक ए का चार्ज रजिस्टर कराया आरओसी के पास। अब इन द मीन टाइम, इसके बीच में इन द मीन टाइम कंपनी ने क्या किया, यहां पर 10 जनवरी को सेम प्रॉपर्टी पर कंपनी ने क्रिएट किया चार्ज इन फेवर ऑफ बैंक बी ऑन सेम प्रॉपर्टी, और इसे 20 जनवरी को कंपनी गॉट दी चार्ज रजिस्टर्ड ऑफ बैंक बी। अब दोस्तों चार्ज क्रिएट पहले किसका हुआ था, बैंक ए का, और बाद में बैंक बी का, लेकिन रजिस्टर किसका पहले हुआ, रजिस्टर हुआ, कंपनी ने पहले रजिस्टर करवाया बैंक बी का और बाद में रजिस्टर कराया बैंक ए का। सवाल आता है, क्योंकि ये सेम प्रॉपर्टी पर चार्ज है, जब प्रॉपर्टी सेल होगी और पैसे देने का वक्त आएगा, तो इस प्रॉपर्टी को बेचकर पहले पैसा किसका चुकाया जाएगा, बैंक ए का या बैंक बी का। बैंक ए कह रहा है सर चार्ज तो मेरा पहले क्रिएट हुआ है तो पहले पैसा मुझे दो। बैंक बी कह रहा है नहीं नहीं, चार्ज पहले मेरा रजिस्टर हुआ है तो पहले पैसा मुझे देना चाहिए। तो लॉ कहता है जिसका चार्ज पहले रजिस्टर हुआ, यानी प्रॉपर्टी सेल करके पहले पैसा दिया जाएगा, फर्स्ट बैंक बी को दिया जाएगा। अगर प्रॉपर्टी बेचने के बाद बी को पे करने के बाद कुछ बच जाता है, देन सेकेंडली
फिर बैंक ए को दिया जाएगा। यानी व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज। तो दोस्तों अगर कंपनी 30 दिन में चार्ज रजिस्टर नहीं कराती है, आप बताइए इसमें नुकसान किसका होता है ज्यादा? कंपनी को तो पेनल्टी भरनी है, बट सबसे बड़ा नुकसान किसका होता है? चार्ज होल्डर का। क्या नुकसान होता है? या तो वो इंसान अनसिक्योर्ड सिक्योर्ड से अनसिक्योर्ड हो जाता है, या वो इंसान बेचारा क्या करता है, अपनी सिक्योर्ड तो है लेकिन फिर भी उसको लाइन में थोड़ा सा डिले, सिक्योर्ड क्रेडिटर की लाइन में भी डिले खड़ा हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम को समझते हुए कंपनीज एक्ट के अंदर सेक्शन डाला गया, सेक्शन नंबर 78। सेक्शन नंबर 78 में क्या कहा कि दोस्तों अगर कंपनी फेल हो जाती है चार्ज को रजिस्टर कराने में 30 दिन के अंदर, यानी चार्ज क्रिएट करने के 30 डेज के अंदर अगर कंपनी उस चार्ज को आरओसी के पास रजिस्टर नहीं कराती तो बेचारे चार्ज होल्डर की वाट लग रही है। इसीलिए हमने चार्ज होल्डर को भी राइट दे दिया कि चार्ज होल्डर तुम खुद आरओसी के पास अप्लाई करना रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज के लिए। यानी तुम क्या करना, कंपनी की जगह तुम ही एप्लीकेशन फाइल कर दो। लेकिन ये कह रहा है, चार्ज होल्डर कह रहा है, सर चार्ज को रजिस्टर कराने के लिए तो पैसा लगता है, फीस भरनी पड़ती है, मुझे फीस भरनी पड़ेगी। तो लॉ ने कहा हाँ कोई बात नहीं, तुम्हें फीस पे करनी पड़ेगी, तुम्हें उसी का डर लग रहा है ना, इट्स ओके। चार्ज होल्डर इज एंटाइटल्ड टू रिकवर फ्रॉम कंपनी द अमाउंट ऑफ फीस पेड बाय हिम। यानी आरओसी को उसने जो फीस पे करी है वो फीस चार्ज होल्डर रिकवर कर लेगा। किससे? कंपनी से, क्योंकि वो कंपनी को पे करनी थी बट चार्ज होल्डर को पे करनी पड़ी। अब दोस्तों जिस दिन चार्ज होल्डर आरओसी के पास एप्लीकेशन फाइल करता है सेक्शन 78 के अंदर रजिस्टर करवाने के लिए, ठीक है, तो आरओसी डायरेक्टली उस चार्ज को रजिस्टर नहीं कर लेती कि चार्ज होल्डर आया और रजिस्टर कर दिया, नहीं। पहले आरओसी कंपनी को नोटिस भेजती है। क्या नोटिस भेजती है? वो कंपनी को यह नोटिस भेजती है कि कंपनी देख, एक पर्सन आया जो कह रहा है कि तुमने अपनी प्रॉपर्टी पर चार्ज क्रिएट कराया था लेकिन उसे रजिस्टर नहीं कराया है, जरा इस नोटिस को देख लो, मैं तुम्हें 14 दिन का समय दे रही हूं। ठीक है, आरओसी कंपनी को रिप्लाई करने के लिए 14 दिन का समय देता है। अब यहां पर कंपनी क्या करेगी, या तो 14 दिन के अंदर, या तो 14 दिन के अंदर रीजन बताएगी आरओसी को। क्या बताएगी? रीजन बताएगी, सफिशिएंट कॉज देगी कि ये वाला चार्ज क्यों रजिस्टर नहीं होना चाहिए। अगर कंपनी ने 14 दिन के अंदर एक सफिशिएंट रीजन दे दिया तो आरओसी फिर चार्ज होल्डर के एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगी और चार्ज को रजिस्टर नहीं करेगी। या हो सकता है उन 14 दिनों में कंपनी खुद ही चार्ज को रजिस्टर करने की रिक्वेस्ट कर दे, तो भी हम चार्ज होल्डर की रिक्वेस्ट को हटा देंगे और कंपनी की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके चार्ज रजिस्टर कर देंगे। लेकिन दोस्तों अगर 14 दिन के अंदर कोई भी ऑब्जेक्शन कंपनी से नहीं आया, यानी कंपनी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर आरओसी चार्ज होल्डर के एप्लीकेशन पर चार्ज को क्या कर देगी? रजिस्टर कर देगी। चार्ज को क्या कर देगी दोस्तों? रजिस्टर कर देगी। क्लियर है सभी को? यस सर। अब मैंने आपको यहां पर 3 चीजें बतानी है। देखो, सेक्शन 77 में मैंने आपको बताया है, सेक्शन 77 में क्या बताया है? कंपनी की ड्यूटी होती है। क्या ड्यूटी होती है कंपनी की? कि कंपनी अगर तुम कोई भी न्यू चार्ज क्रिएट करती हो, अगर तुम कोई भी न्यू चार्ज क्रिएट करती हो तो कंपनी तुम्हें आरओसी के पास CHG1, CHG9 फाइल करके इस चार्ज को क्या करना होता है? रजिस्टर कराना होता है। फिर आता है दोस्तों सेक्शन 79। सेक्शन 79 क्या कहता है? कंपनी की ये जो चार्ज रजिस्टर कराने की ड्यूटी है ना, ये ड्यूटी और 2 केसेस में लगती है। यानी कंपनी को और 2 केसेस में चार्ज को रजिस्टर कराना पड़ता है। कौन से 2 केसेस में? केस 1, केस 2। केस 1 है मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज, मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज, यानी चार्ज में किसी भी तरीके का चेंज आने को बोलते हैं मॉडिफिकेशन। जैसे कि हमने एग्रीमेंट में चेंज किया, हमने क्या किया?
चार्ज होल्डर के साथ एग्रीमेंट चेंज कर दिया। कैसा एग्रीमेंट चेंज कर दिया? लिमिट को, लोन की लिमिट को इंक्रीज कर दिया, लोन की लिमिट को डिक्रीज कर दिया। करेक्ट। हमने इंटरेस्ट रेट चेंज कर दिया, हमने रीपेमेंट शेड्यूल, जब लोन लिया था तब 5 साल का था और बाद में हमने उसे 3 साल का करा लिया, या बाद में उसे 7 साल का करा लिया। तो दोस्तों चार्ज के अंदर अगर चेंजेस हो रहे हैं, ये बात भी तो आरओसी को इन्फॉर्म करने की जरूरत है। तो यही बात यहां पे लिखी है सेक्शन 79 में। ठीक है, क्या बताया है? देखिए, मॉडिफिकेशन इन टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ ऑलरेडी रजिस्टर्ड चार्ज। अगर आरओसी के पास कोई चार्ज पहले से रजिस्टर्ड है और उस चार्ज की टर्म्स एंड कंडीशन में चेंज हो रहा है, कैसा चेंज हो रहा है? या तो एग्रीमेंट में चेंज हो रहा है, या तो लिमिट्स को बढ़ाया जा रहा है, घटाया जा रहा है, इंटरेस्ट रेट में चेंज हो रहा है, परिपासु चार्ज को हटाया जा रहा है, या रीपेमेंट शेड्यूल चेंज हो रहा है, मतलब पैसा कब वापस करना है, 2 साल में, 3 साल में, तो उसको 5 साल कर दिया। ठीक है, या अगर जो एसेट था उस एसेट को रिलीज कर दिया गया है, पार्शियली रिलीज कर दिया गया है, तो इन्हें मॉडिफिकेशन माना जाएगा। और इस मॉडिफिकेशन को भी आरओसी के पास क्या कराना पड़ेगा दोस्तों? रजिस्टर कराना पड़ेगा। उसके बाद केस 2 कौन सा है? कंपनी एक्वायरिंग प्रॉपर्टी ऑलरेडी अंडर चार्ज। नेक्स्ट कौन सा केस है? केस 2, कंपनी एक्वायरिंग प्रॉपर्टी ऑलरेडी अंडर चार्ज, ऑलरेडी अंडर चार्ज। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए जियो लिमिटेड ने कोटक बैंक से 100 करोड़ का लोन लिया और अपने टावर्स को, जियो लिमिटेड ने अपने टावर्स को क्या कर दिया दोस्तों? चार्ज क्रिएट कर दिया इन फेवर ऑफ कोटक बैंक। अब जियो लिमिटेड ने इस चार्ज को आरओसी के पास रजिस्टर करा लिया, आरओसी के पास रजिस्टर करा लिया। अब जियो लिमिटेड ने कुछ साल बाद ये टावर एयरटेल लिमिटेड को सेल कर दिए। ये टावर किसको सेल कर दिए दोस्तों? एयरटेल लिमिटेड को सेल कर दिए। यानी ये जो टावर है जिस पर ऑलरेडी चार्ज क्रिएटेड था, ऑब्वियस सी बात है, अगर जियो लिमिटेड ये टावर बेचना चाहती है एयरटेल लिमिटेड को, तो बेचने के लिए पहले कोटक बैंक का अप्रूवल लगता है, बिना अप्रूवल के सेल नहीं होते हैं। ठीक है, चार्ज होल्डर का अप्रूवल लेना पड़ता है। तो अब ये टावर एयरटेल लिमिटेड के हो गए। ये बताओ फिर चार्ज किसके नाम पर होना चाहिए? क्या अब ये चार्ज जियो लिमिटेड के नाम पे दिखना चाहिए या एयरटेल लिमिटेड के नाम पर? तो दोस्तों जियो लिमिटेड का जो चार्ज है वो वेकेट हो जाएगा और एयरटेल लिमिटेड को इस टावर का चार्ज रजिस्टर कराना पड़ेगा आरओसी के पास, रजिस्टर कराना पड़ेगा आरओसी के पास। ठीक है, तो यही बात यहां पे लिखी है, इफ कंपनी इज एक्वायरिंग एनी प्रॉपर्टी विच इज ऑलरेडी सब्जेक्ट टू चार्ज, तो जिस कंपनी ने एक्वायर करी है वो ये कंपनी को, वो ये चार्ज को रजिस्टर कराएगी, और जिस कंपनी ने सेल करी है उसके नाम से चार्ज वेकेट हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 80। सेक्शन नंबर 80, सेक्शन नंबर 80 किस चीज की बात करता है दोस्तों? सेक्शन नंबर 80 बात करता है, अगर मैं बताऊं तो ये आपके कंस्ट्रक्टिव नोटिस से ही रिलेटेड है। ठीक है, अगर आपने चैप्टर 2 देखा होगा तो उसमें मैंने कंस्ट्रक्टिव नोटिस की बात करी थी। दैट इज, हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि सामने वाले पर्सन को जानकारी है। इसको समझने के लिए हम एक सवाल की बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये मॉड्यूल का ही सवाल है। मिस्टर अंतरिक्ष है, एक भैया है जिनका नाम है मिस्टर अंतरिक्ष। इन्होंने एक कॉमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदी एनआरटी लिमिटेड से। एनआरटी लिमिटेड एक कंपनी है, ठीक है। उन्होंने अपनी कोई प्रॉपर्टी सेल करी, अपनी कोई प्रॉपर्टी क्या करी? सेल करी। ठीक है, ओके सर। अब यहां पर मिस्टर अंतरिक्ष ने प्रॉमिस किया होगा कि मैं बदले में आपको क्या दूंगा? पैसे दूंगा। आप मुझे प्रॉपर्टी देगो, मैं आपको पैसे दूंगा। अब ये जो प्रॉपर्टी थी ना दोस्तों, ये प्रॉपर्टी अंडर चार्ज थी। ये प्रॉपर्टी क्या थी? अंडर चार्ज।
और ये चार्ज ऑलरेडी आरओसी के पास क्या था, रजिस्टर्ड था। ये चार्ज ऑलरेडी आरओसी के पास क्या था दोस्तों, रजिस्टर्ड चार्ज था। ठीक है, अब हुआ क्या, जब रजिस्ट्रेशन आया, जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हो तो प्रॉपर्टी आपको अपने नाम पर करानी होती है। तो जब मिस्टर अंतरिक्ष इस प्रॉपर्टी को अपने नाम पर करा रहा था तो उसे पता चला कि भैया कंपनी की ओनरशिप फ्री नहीं है, कंपनी की ओनरशिप पे तो चार्ज है ना, तो यहां पर दिक्कत हो गई। अब मिस्टर अंतरिक्ष ने कहा एनआरटी लिमिटेड कंपनी, ये तो मुझे पता ही नहीं था किस पर चार्ज है, अगर मुझे पता होता इस पर चार्ज है तो मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी खरीदता ही नहीं। तो यहां पर आता है सेक्शन 80। सेक्शन 80 कहता है अगर कंपनी ने किसी चार्ज को आरओसी के पास रजिस्टर करा दिया तो वो क्या बन जाता है, पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाता है, और इस पब्लिक डॉक्यूमेंट को कोई भी चेक कर सकता था। यानी अंतरिक्ष भैया, आप कंपनी से जब उस प्रॉपर्टी को खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे तो आप एमसीए की वेबसाइट पर जाकर इसे चेक कर सकते थे, करेक्ट, आप इसे चेक कर सकते थे, लेकिन आपने चेक नहीं किया, यहां पर आपकी गलती है। लॉ ये एज्यूम करेगा कि आपको पता था इस चार्ज के बारे में और फिर भी आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, मतलब इसमें कंपनी की कोई गलती नहीं मानी जाएगी। गलती किसकी मानी जाएगी दोस्तों, अंतरिक्ष भैया की गलती मानी जाएगी। वाई वाई वाई, बिकॉज वेयर एनी चार्ज इज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 77। एक बार अगर कोई चार्ज कंपनी रजिस्टर करा देती है आरओसी के पास तो कोई भी पर्सन जो उस प्रॉपर्टी को खरीदता है, कौन सी प्रॉपर्टी को, जिस पर चार्ज रजिस्टर्ड है, अगर खरीदता है, शॉल बी एज्यूम्ड, लॉ ये एज्यूम करेगा कि उसको जानकारी है, उसको नोटिस है, उसको नॉलेज है चार्ज की, वो चार्ज के बारे में जानता था। अच्छा, कौन सी तारीख से माना जाएगा आपको चार्ज के बारे में पता था, मान लो चार्ज क्रिएट हुआ है 12 जनवरी को, चार्ज रजिस्टर हुआ है 20 जनवरी को, और कंपनी और अंतरिक्ष के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 25 जनवरी को। तो कौन सी तारीख से माना जाएगा कि अंतरिक्ष भैया को पता था, फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज, फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज, दैट इज 20 जनवरी से ही वो पब्लिक डॉक्यूमेंट बन गया। तो हम ये मानते हैं उस तारीख से ही उसको पता था, उस तारीख से ही उसको पता था। तो यहां पर दोस्तों एक एमसीक्यू है आईसीआई मॉड्यूल का। क्या एमसीक्यू है, आइए मेरे साथ पढ़ेंगे। एनी पर्सन एक्वायरिंग प्रॉपर्टी, अगर कोई पर्सन प्रॉपर्टी खरीद रहा है ऑन विच चार्ज इज रजिस्टर्ड, जिस पर चार्ज ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, शॉल बी एज्यूम टू हैव नोटिस, हम ये एज्यूम करेंगे कि उसे चार्ज के बारे में पता था। बट कब से पता था, चार्ज के 30 डेज से, जिस दिन हमने एप्लीकेशन करी चार्ज को रजिस्टर कराने की, जिस दिन उसने ये प्रॉपर्टी खरीदी, या जिस दिन वो चार्ज रजिस्टर हुआ। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, जिस दिन दोस्तों वो चार्ज रजिस्टर हुआ। समझे कि नहीं समझे, यस सर। आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट आता है रजिस्टर ऑफ चार्जेस। अब रजिस्टर ऑफ चार्जेस के बेटा दो सेक्शन है, ठीक है, सेक्शन नंबर 81, ठीक है, जो बात करता है रजिस्टर ऑफ चार्जेस टू बी मेंटेन्ड बाय आरओसी। ठीक है, एक रजिस्टर जो आरओसी मेंटेन करता है हर कंपनी का, और एक सेक्शन आता है दोस्तों सेक्शन 85 जो कहता है रजिस्टर ऑफ चार्जेस टू बी मेंटेन्ड बाय कंपनी, जो कंपनी को मेंटेन करना होता है CHG 7 में, CHG 7 फॉर्म में। अब होता क्या है दोस्तों, फॉर एग्जांपल मैं दो एग्जांपल लूंगा। मान लीजिए एक कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ठीक है,
इस कंपनी ने आरओसी के पास CHG 1 या CHG 9 फाइल करा, तो आरओसी क्या करता है, अपने पास एक रजिस्टर रखता है, ठीक है, रजिस्टर ऑफ चार्जेस। रिलायंस का अलग रजिस्टर रखेगा, रजिस्टर ऑफ चार्जेस, उसमें एंट्री कर लेता है। इसी को बोलते हैं कि कंपनी ने आरओसी के पास रजिस्टर करा लिया चार्ज को, ठीक है। और ये आज की तारीख में दोस्तों ऑनलाइन दिख जाता है। कहां पर दिख जाता है, अगर आप देखना चाहते हो तो www.mca.gov.in, जिसको हम MCA का पोर्टल भी कहते हैं, इस वेबसाइट पर फीस पे करके कोई भी पर्सन इंस्पेक्ट कर सकता है। कोई भी पर्सन क्या कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है। तो हर कंपनी आरओसी के पास चार्जेस को रजिस्टर कराती है, यानी आरओसी के रजिस्टर में एंट्री करवाती है। मान लीजिए एक कंपनी है जिसका नाम है विश्वास सीए प्राइवेट लिमिटेड, वो भी आरओसी के पास CHG 1 CHG 9 फाइल करती है, और आरओसी क्या करता है, विश्वास सीए का जो वो रजिस्टर ऑफ चार्जेस मेंटेन करता है उसमें एंट्री कर देता है, उसमें एंट्री कर देता है। तो ये बात दोस्तों हो रही है सेक्शन नंबर 81 में कि हर कंपनी का आरओसी एक रजिस्टर बनाएगी जिसमें चार्जेस की डिटेल्स लिखी जाएंगी। जो एमसीए का पोर्टल है, एमसीए का पोर्टल जो एमसीए की वेबसाइट है दोस्तों, वो ही आज की तारीख में रजिस्टर माना जाएगा। एंड इस रजिस्टर को सच रजिस्ट्रार नहीं, सच रजिस्टर, ये रजिस्टर ओपन टू इंस्पेक्शन रहेगा बाय एनी पर्सन ऑन पेमेंट ऑफ फीस, यानी एक नॉमिनल सी फीस पे करके आप किसी भी कंपनी के चार्ज का रजिस्टर क्या कर सकते हो, इंस्पेक्ट कर सकते हो। अब ये तो हो गया दोस्तों सेक्शन 81 जो कि आरओसी मेंटेन करता है, ठीक है। फिर आता है हर कंपनी अपने रजिस्टर्ड ऑफिस पर भी एक रजिस्टर मेंटेन करती है, रजिस्टर ऑफ चार्जेस। फॉर एग्जांपल विश्वास सीए प्राइवेट लिमिटेड अगर कोई चार्ज क्रिएट करती है, अगर कोई चार्ज मॉडिफाई करती है, या अगर कोई चार्ज सेटिस्फाई यानी पे कर देती है, तो विश्वास सीए प्राइवेट लिमिटेड एक रजिस्टर बनाती है, एक रजिस्टर मेंटेन करती है CHG 7 फॉर्मेट में, ठीक है, CHG 7 फॉर्मेट में, जिसमें ये सारे चार्जेस की क्या होगी, एंट्री लिखी जाएगी। हर एंट्री को इस रजिस्टर में किया जाता है, ठीक है। अब सवाल आता है ये एंट्री कौन करता है, इस एंट्री को ऑथेंटिकेट कौन करता है, इस रजिस्टर को कितने सालों तक संभाल के रखना होता है, कितने दिन में एंट्री पड़ती है, ये सारी बातें हमें सेक्शन 85 और उससे रिलेटेड रूल्स के अंदर मालूम होगी। तो आइए एक बारी मैं सीधा आपको सेक्शन 85 पे ले जाता हूं। ये रहा, देखिए सेक्शन नंबर 85। सेक्शन 85 क्या कह रहा है, एवरी कंपनी शॉल, शॉल का मतलब क्या है, मैंडेटरी, हर कंपनी को मैंडेटरी है रजिस्टर ऑफ चार्जेस रखना। हर कंपनी को यह चीज मैंडेटरी है कि उसे रजिस्टर ऑफ चार्जेस मेंटेन करना होगा। कौन से फॉर्मेट में, CHG 7 फॉर्मेट में। ये रजिस्टर कहां पर संभाल के रखा जाएगा, कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पर संभाल के रखा जाएगा। इसमें इस रजिस्टर में क्या क्या मेंशन होगा, कंपनी के सारे चार्जेस मेंशन होंगे, ठीक है। कंपनी जितने भी चार्जेस होंगे सभी इसमें मेंशन किए जाएंगे, प्लस जिस इंस्ट्रूमेंट से वो चार्ज क्रिएट हुआ था, करेक्ट, उस इंस्ट्रूमेंट की कॉपी कंपनी अपने रजिस्टर्ड ऑफिस पर इस रजिस्टर के साथ संभाल कर रखती है। अच्छा, इस रजिस्टर में एंट्री कितने दिन बाद होगी, तो लॉ कहता है इमीडिएटली, यानी जैसे ही चार्ज क्रिएट हुआ इमीडिएटली एंट्री कर दो, जैसे ही चार्ज मॉडिफाई हुआ इमीडिएटली एंट्री कर दो, जैसे ही चार्ज सेटिस्फाई हुआ इमीडिएटली इस रजिस्टर के अंदर एंट्री, क्योंकि ये रजिस्टर तो तुम्हारे पास ही पड़ा है ना कंपनी, तो तुम इमीडिएटली इसके अंदर एंट्री कर देना। अब ये जो एंट्री होगी, इस एंट्री को ऑथेंटिकेट कौन करेगा, वेरीफाई कौन करेगा, या तो कंपनी का डायरेक्टर, या तो कंपनी का सेक्रेटरी, या कोई और पर्सन जिसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अथॉरिटी दी होगी। क्या कंपनी के पास ये जो रजिस्टर ऑफ चार्जेस होता है, क्या इसे इंस्पेक्ट किया जा सकता है क्या? यस, कंपनी जो रजिस्टर ऑफ चार्जेस मेंटेन करती है अपने रजिस्टर्ड ऑफिस पर,
उसे भी इंस्पेक्ट किया जा सकता है। कब इंस्पेक्ट किया जा सकता है? ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स। तो ये बिजनेस आवर्स क्या बन जाएगा आपका? एमसीक्यू बन जाएगा। ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स इंस्पेक्ट किया जा सकता है। अगर आप कंपनी के मेंबर हो, अगर आप कंपनी के क्रेडिटर हो, तो बिना फीस पे करे, अगर आप कंपनी के मेंबर या क्रेडिटर हो तो बिना कोई फीस पे करे आप कंपनी के पास पड़ा हुआ रजिस्टर ऑफ चार्जेस इंस्पेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप कंपनी के मेंबर और क्रेडिटर नहीं हो, कोई और पर्सन हो, तो आपको फीस पे करनी पड़ेगी कंपनी को, और कंपनी फिर आपको रजिस्टर ऑफ चार्जेस क्या करवाएगी? इंस्पेक्ट कराई जाएगी। ये कंपनी जो है इस रजिस्टर ऑफ चार्जेस को कितने सालों तक संभाल के रखती है? अगेन एमसीक्यू दोस्तों, परमानेंटली। इस रजिस्टर को परमानेंटली संभाल के रखा जाता है, रजिस्टर ऑफ चार्जेस को। प्लस कंपनी ने इस रजिस्टर के साथ जो इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग चार्ज या इंस्ट्रूमेंट मॉडिफाइंग चार्ज संभाल के रखा है, वो कितने साल तक संभाल के रखेगी? तो दोस्तों वो 8 साल फ्रॉम द डेट ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज। अगेन दिस इज एमसीक्यू। कब से? बच्चे 8 साल याद रखते हैं लेकिन भूल जाते हैं कि उन्हें यह भी याद रखना है फ्रॉम द डेट ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज। फ्रॉम द डेट ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज। फ्रॉम द डेट ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज। ठीक है, एक एमसीक्यू है, आईसीआई मॉड्यूल का ही एमसीक्यू। आइए सॉल्व करते हैं। नाउ हु कैन नॉट इंस्पेक्ट द रजिस्टर ऑफ चार्जेस। यहां पे रजिस्टर ऑफ चार्जेस मेंटेन्ड बाय कंपनी की बात हो रही है, मेंटेन्ड बाय कंपनी। कौन सा पर्सन रजिस्टर ऑफ चार्जेस इंस्पेक्ट नहीं कर सकता बिना फीस पे करे? पहला है कंपनी के मेंबर्स, कंपनी के क्रेडिटर्स, पर्सन्स अदर देन मेंबर एंड क्रेडिटर, या ऐसा कोई भी पर्सन है ही नहीं जिसे अलाउ किया हो। तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या है? मेंबर और क्रेडिटर को छोड़ के कोई और पर्सन बिना फीस पे करे कंपनी का रजिस्टर ऑफ चार्जेस इंस्पेक्ट नहीं कर सकता है। कंपनी का रजिस्टर ऑफ चार्जेस इंस्पेक्ट नहीं कर सकता है। नेक्स्ट, मैंने आपको बताया था इस चैप्टर के अंदर सिर्फ एक ही पेनल्टी है दोस्तों, और वो है सेक्शन नंबर 86 में। अगर कंपनी इस पूरे चैप्टर को कहीं भी कॉन्ट्रावेन करती है, अगर कंपनी डिफॉल्ट करती है इस चैप्टर के अंदर, इस चैप्टर मतलब रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस चैप्टर के अंदर, तो कंपनी के ऊपर 5 लाख और ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर 50,000। कंपनी के ऊपर 5 लाख और ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर 50,000। प्लस अगर कोर्ट में यह प्रूफ हो जाता है कि आपने जानबूझ के कोई गलत या इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन दी थी, तो सेक्शन 447 पनिशमेंट फॉर फ्रॉड का सेक्शन भी दोस्तों क्या होगा? लग जाएगा। पनिशमेंट फॉर फ्रॉड का भी सेक्शन लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर एक ही पेनल्टी है, तो ये आपको क्या करनी पड़ेगी? लर्न करनी पड़ेगी दोस्तों। ये पेनल्टी आपको क्या करनी पड़ेगी? लर्न करनी पड़ेगी। क्लियर है सभी को? यस सर। आगे चलते हैं, अब कुछ और बातें करते हैं। देखिएगा, अभी तक हमने चार्ज क्रिएट करा, रजिस्टर कराया, चार्ज मॉडिफाई करा, रजिस्टर कराया। अब सवाल आता है, जब इस चार्ज को सेटिस्फाई कर देंगे तो क्या यह बात भी आरओसी को बतानी है या नहीं बतानी? फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक कंपनी थी जिसने बैंक से लोन लिया था और अपनी प्रॉपर्टी पर चार्ज क्रिएट किया था। अपनी प्रॉपर्टी पर क्या किया था दोस्तों? चार्ज क्रिएट किया था। इस चार्ज को आरओसी के पास रजिस्टर करा दिया। इस चार्ज को आरओसी के पास रजिस्टर करवा दिया। ठीक है, अब दोस्तों कल को जब कंपनी इस लोन को रीपे कर देगी, लोन को रीपे कर देगी, तो ये जो चार्ज है दोस्तों, ये चार्ज भी तो खत्म हो जाएगा। करेक्ट? तो आरओसी को बताना पड़ेगा ना कि आपके पास जो चार्ज था उसको हमने पे कर दिया, उसको हमने सेटिस्फाई कर दिया, अब इसे खत्म कर दो। ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। तो यही बात बोलता है नेक्स्ट सेक्शन कि कंपनी
तुम आरओसी के पास CHG4 फाइल करना, दैट इज इंटीमेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन। ठीक है, फिर आरओसी क्या करेगी, आरओसी ओके इसे आरओसी इसे अपने रजिस्टर में एंट्री कर लेगी कि हां ये वाला चार्ज जो है वो सेटिस्फाई हो चुका है, और आरओसी आपको इशू करेगी CHG5 फॉर्म, दैट इज CHG5 दैट इज मेमोरेंडम ऑफ सेटिस्फेक्शन, मेमोरेंडम ऑफ सेटिस्फेक्शन, कि हां हमने सेटिस्फेक्शन को क्या कर लिया है, रिकॉर्ड कर लिया है, हमने सेटिस्फेक्शन को क्या कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया है। अब दोस्तों कितने दिन में हमें सेटिस्फेक्शन को रजिस्टर कराना है, तो मान लो इस दिन सेटिस्फेक्शन हुआ चार्ज का, इस दिन सेटिस्फेक्शन हुआ चार्ज का, ठीक है, तो हम 30 डेज के अंदर 30 डेज के अंदर क्या कराएंगे, इंटीमेशन फाइल कर देंगे, इंटीमेशन फाइल कर देंगे। अगर 30 डेज में नहीं करे तो हमें एक्स्ट्रा 270 डेज मिलेंगे। एक्स्ट्रा 270 मतलब टोटल 300 दिन मिलेंगे, टोटल 300। बट यहां पर हमें क्या पे करनी पड़ेगी, एडिशनल फीस पे करनी पड़ेगी, एडिशनल फीस पे करनी पड़ेगी, और हम चार्ज के सेटिस्फेक्शन को आरओसी के पास रजिस्टर करा सकते हैं। तो आइए पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 82, कंपनी टू रिपोर्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज टू आरओसी। आइए, कंपनी शॉल गिव इंटीमेशन, गिव नोटिस, कंपनी को आरओसी को नोटिस देना है CHG4 में, कंपनी को आरओसी को नोटिस देना है CHG4 में विद इन 30 डेज ऑफ पेमेंट, यानी पेमेंट या जब चार्ज सेटिस्फाई हो गया, जब चार्ज पे हो गया उसके 30 डेज के अंदर हमें नोटिस देना है। ठीक है, अब जैसे ही एप्लीकेशन आएगी, करेक्ट, तो हम रजिस्टर करा लेंगे। बट अगर 30 दिन में एप्लीकेशन नहीं करी तो आपको टोटल 300 डेज कहां से, पेमेंट से, यानी एक्स्ट्रा 270 दिन मिल जाएंगे। बट यहां पर आपको कौन सी फीस पे करनी पड़ेगी, एडिशनल फीस पे करनी पड़ेगी, एडिशनल फीस पे करनी पड़ेगी। अब दोस्तों दो केसेस हो सकते हैं, केस 1, केस 2। दो केसेस कैसे हो सकते हैं, मान लो कंपनी ने जो आरओसी के पास CHG4 फाइल किया उसमें चार्ज होल्डर का कंसेंट लेटर था। चार्ज होल्डर का क्या था, कंसेंट लेटर था। क्या कंसेंट था कि हां हां ये चार्ज सेटिस्फाई हो चुका है, अब मेरा कोई चार्ज नहीं रहा, मुझे पैसा मिल गया। तो दोस्तों आरओसी क्या करेगी, सीधा चार्ज को रजिस्टर कर देगी। बट मान लो जब कंपनी ने CHG4 आरओसी के पास फाइल करा तो उसमें नो कंसेंट फ्रॉम चार्ज होल्डर, उसमें चार्ज होल्डर का कंसेंट लेटर नहीं लगा हुआ। अब बिना कंसेंट लेटर के आरओसी, अगर अब आरओसी को पता नहीं है ना कि सच में ये चार्ज सेटिस्फाई हो गया या नहीं, क्योंकि दूसरी वाली पार्टी का तो कंफर्मेशन नहीं आया, तो आरओसी यहां पर मजबूर हो जाती है। आरओसी ऐसे केस में चार्ज होल्डर को शॉकोज नोटिस भेजती है। क्या भेजती है, शॉकोज नोटिस भेजती है, जिसको हम शॉर्ट में SCN, शॉकोज नोटिस मतलब मुझे रीजन बताओ, चार्ज होल्डर मेरे पास कंपनी से रिक्वेस्ट आई है, मुझे रीजन बताओ, क्या रीजन बताओ कि मैं इस सेटिस्फेक्शन को क्यों रजिस्टर ना करूं, क्यों रजिस्टर ना करूं। अब या तो चार्ज होल्डर रीजन बताएगा, अगर रीजन आरओसी को बता दिया तो आरओसी उसे रजिस्टर नहीं करेगा, सेटिस्फेक्शन को रजिस्टर नहीं करेगा। लेकिन अगर चार्ज होल्डर ने रीजन नहीं बताया, कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, मतलब चार्ज होल्डर को कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर चार्ज होल्डर को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आरओसी क्या करेगा, उस सेटिस्फेक्शन को रजिस्टर कर लेगा, उस सेटिस्फेक्शन को रजिस्टर कर लेगा। सो इफ इंटीमेशन इज नॉट साइंड बाय द चार्ज होल्डर देन आरओसी मस्ट सेंड अ नोटिस टू द चार्ज होल्डर। आरओसी चार्ज होल्डर को नोटिस भेजेगा कि वाई पेमेंट
वाई सेटिस्फैक्शन शुड नॉट बी रिकॉर्डेड। और चार्ज होल्डर के पास 14 दिन का टाइम होगा, चार्ज होल्डर को 14 दिन के अंदर रिप्लाई करना है। अगर 14 दिन के अंदर उसने रीजन बता दिया कि आरओसी इस रीजन की वजह से ये रजिस्टर नहीं होना चाहिए, तो आरओसी उस रीजन को अपने रजिस्टर में लिख लेगी और कंपनी को इंफॉर्म कर देगी। यानी सेटिस्फेक्शन रिकॉर्ड नहीं करेगी, बट जो रीजन आया उस रीजन को अपने पास लिखकर रख लेगी। लेकिन अगर 14 दिन के अंदर चार्ज होल्डर ने कोई रिप्लाई किया ही नहीं, अब दोस्तों अगर चार्ज होल्डर का कोई रिप्लाई नहीं आया मतलब उसका कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अगर उसका कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो आरओसी रजिस्टर में सेटिस्फेक्शन को रिकॉर्ड करेगा और CHG5 इशू कर देगा, CHG5 इशू कर देगा। ठीक है, फिर ये लाइन तो रिपीटेड है कि भैया इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग चार्ज को या मॉडिफिकेशन, इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग मॉडिफिकेशन को कितने सालों तक संभाल के रखना होता है? 8 साल तक संभाल के रखना होता है। ये तो हमने पीछे भी पढ़ लिया था। अब नेक्स्ट सेक्शन, अगर कंपनी आरओसी को नहीं बताती, क्या नहीं बताती? कि ये चार्ज सेटिस्फाई हो चुका है, और चार्ज होल्डर भी आरओसी को नहीं बताता कि ये चार्ज सेटिस्फाई हो गया है, लेकिन कोई थर्ड पार्टी आरओसी को एविडेंस देती है कि ये वाला चार्ज रजिस्टर हो गया है, तो क्या आरओसी विदाउट इंटीमेशन फ्रॉम कंपनी, क्या आरओसी विदाउट इंटीमेशन, बिना कंपनी के इंटीमेशन आए, बिना कंपनी के इंटीमेशन आए, क्या आरओसी इस सेटिस्फेक्शन को रजिस्टर कर सकता है? क्या बिल्कुल कर सकता है। यही पावर सेक्शन 83 से आती है कि दोस्तों अगर आरओसी के पास सेटिस्फैक्टरी एविडेंस है कि जो रजिस्टर्ड चार्ज है वो सेटिस्फाई हो चुका है, वो पे हो चुका है, या प्रॉपर्टी रिलीज हो चुकी है, तो आरओसी अगर चाहे तो रजिस्टर ऑफ चार्जेस में एंट्री करेगा और एंट्री करने के 30 दिन के अंदर अफेक्टेड पार्टीज को इंफॉर्म कर देगा। सर ये कौन से केस में होगा, मैं आपको बताता हूं। ये क्या होगा, मान लो एक कंपनी है और एक बैंक है। ठीक है, बैंक ने कंपनी को क्या दिया था? लोन दिया था। बैंक कौन है? चार्ज होल्डर है। कंपनी ने अपनी प्रॉपर्टी, अपनी मान लो एक बिल्डिंग बैंक को दी थी। ठीक है, अब कंपनी ने ये बिल्डिंग मिस्टर एक्स को सेल कर दी। ये वाली बिल्डिंग मिस्टर एक्स को क्या कर दी? सेल कर दी। और कंपनी ने बैंक का पैसा क्या कर दिया? रीपे कर दिया। ठीक है, अब दोस्तों बैंक को पैसा मिल चुका है, रीपे हो चुका है, तो बैंक को क्या पड़ी है? चार्ज अब हट रहा है कि नहीं हट रहा? बैंक को तो पैसा मिल गया। अब कंपनी की भी प्रॉपर्टी बिक चुकी है, कंपनी ने भी आरओसी को नहीं बताया। अब प्रॉब्लम आ रही है मिस्टर एक्स को। मिस्टर एक्स कह रहा है यार जो बिल्डिंग मैंने परचेस करी है उस पर अभी भी आरओसी के पास चार्ज नजर आ रहा है जो कि सही नहीं है। तो मिस्टर एक्स आरओसी के पास जाएगा एविडेंस को लेकर, सेटिस्फैक्टरी एविडेंस को लेकर। आरओसी जब उस एविडेंस से सेटिस्फाई हो जाएगा कि हां यार ये वाली बिल्डिंग पे तो चार्ज हट चुका है, तो आरओसी क्या करेगा? इसे रिकॉर्ड कर लेगा और रिकॉर्ड करने के 30 दिन के बाद कंपनी को और बैंक को, अफेक्टेड पार्टीज को क्या कर देगा? इंफॉर्म कर देगा। दोस्तों इंफॉर्म कर देगा। नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 84। सेक्शन 84 दोस्तों बात करता है, किस बारे में बात करता है सेक्शन 84? सेक्शन 84 कहता है मान लीजिए अगर कंपनी मिस्टर एक्स चार्ज होल्डर है, अगर कंपनी मिस्टर एक्स का पैसा नहीं दे पाती, मिस्टर एक्स का लोन टाइम पर चुका नहीं पाती, अब मिस्टर एक्स क्या करेगा दोस्तों? चेक करेगा एग्रीमेंट। कौन सा एग्रीमेंट? जिस एग्रीमेंट के अंदर लोन दिया था। एग्रीमेंट में देखेगा क्या मेरे पास इस प्रॉपर्टी को बेचने की पावर है या नहीं है। कहेगा हाँ यार यहां तो पावर है, तो एग्रीमेंट से वो एक पर्सन को अपॉइंट करेगा। एग्रीमेंट से वो एक पर्सन को अपॉइंट करेगा जिसको हम बोलेंगे रिसीवर, प्रॉपर्टी रिसीवर या मैनेजर। रिसीवर भी बोल सकते हो, मैनेजर भी बोल सकते हो।
जैसे ही ये रिसीवर और मैनेजर अपॉइंट होगा, इसका काम क्या है, कंपनी की उस प्रॉपर्टी को जिस पर चार्ज क्रिएट किया था उसे बेचकर पैसे रिकवर करना, उसे मैनेज करके पैसे रिकवर करना। तो जैसे ही दोस्तों ये अपॉइंट होगा, जैसे ही ये पर्सन अपॉइंट होगा, हम कंपनी को भी इंफॉर्म करेंगे, हम आरओसी को भी इंफॉर्म करेंगे कि हमने इस पर्सन को एग्रीमेंट के अंदर अपॉइंट किया है, एग्रीमेंट की वजह से अपॉइंट किया। अब दोस्तों इंफॉर्म करने के बाद ये पर्सन अपना काम करेगा। जब इसका काम खत्म हो जाएगा तो इसकी अपॉइंटमेंट सीज हो जाएगी। इसकी अपॉइंटमेंट क्या हो जाएगी, सीज मतलब इसकी अपॉइंटमेंट खत्म हो जाएगी। जब इसकी अपॉइंटमेंट खत्म हो जाएगी तो अपॉइंटमेंट खत्म होने के बाद भी ये कंपनी को और आरओसी को बता के जाएगा। दूसरा केस क्या हो सकता है दोस्तों, मान लो कंपनी थी, मिस्टर एक्स था, मिस्टर एक्स चार्ज होल्डर था। मिस्टर एक्स कौन था, चार्ज होल्डर। एग्रीमेंट के अंदर कहीं पर भी पावर नहीं दी थी रिसीवर या मैनेजर को अपॉइंट करने की, और कंपनी ने मिस्टर एक्स का पैसा नहीं दिया। अब मिस्टर एक्स क्या करेगा, कोर्ट से ऑर्डर लेकर आएगा। क्या ऑर्डर लेके आएगा, फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर और मैनेजर, फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर और मैनेजर की अपॉइंटमेंट के लिए लेकर आएगा कोर्ट ऑर्डर, अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर और मैनेजर। ठीक है, अब यहां पर कोर्ट के ऑर्डर थी, यहां पर देखो फर्क क्या है, एग्रीमेंट में पावर थी इसलिए अपॉइंट हुआ, यहां पर कोर्ट का ऑर्डर लाना पड़ा तब अपॉइंट हुआ। जैसे ही अपॉइंट होगा हम किसको बताएंगे, अगेन कंपनी और आरओसी को इन्फॉर्म करेंगे, और जब इसका काम खत्म हो जाएगा तो भी हम कंपनी और आरओसी को इन्फॉर्म करेंगे। तो यही बात इस सेक्शन में लिखी हुई है। अगर कोई पर्सन ऑर्डर लेकर आता है रिसीवर या मैनेजर के अपॉइंटमेंट का, तो वो पर्सन CHG 6 के अंदर आरओसी और कंपनी को बताता है ऑर्डर के 30 दिन के अंदर। ठीक है, और अगर कोई पर्सन अपॉइंट करता है रिसीवर या मैनेजर को एग्रीमेंट की वजह से, तो वो भी CHG 6 के अंदर बताता है 30 दिन के अंदर। और जब इस पर्सन का अपॉइंटमेंट खत्म हो जाता है तो जो अपॉइंटेड पर्सन यानी जो रिसीवर या मैनेजर था वो कंपनी और आरओसी को बता देता है कि मेरा काम खत्म हो गया है, एंड आरओसी इस नोटिस को अपने पास रजिस्टर कर लेती है। आरओसी इस नोटिस को अपने पास क्या कर लेती है दोस्तों, रजिस्टर कर लेती है। अब लास्ट सेक्शन आता है जिसमें हम सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एप्लीकेशन करते हैं। किसके पास एप्लीकेशन करते हैं दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। यहां पर भी दो केसेस कवर करे गए हैं, केस 1 और केस 2। ठीक है, पहला केस है दोस्तों, मान लीजिए हमने डीले कर दिया इन रजिस्ट्रेशन, डीले इन रजिस्ट्रेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन, यानी सेटिस्फेक्शन को रजिस्टर करवाने में डिले कर दिया। तो यहां पर कंपनी क्या करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एप्लीकेशन करेगी। ठीक है, कौन से फॉर्म में, CHG 8 फॉर्म में एप्लीकेशन करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास CHG 8 में एप्लीकेशन करेगी। ठीक है, अब एप्लीकेशन किसके लिए होगी, कॉन्डोनेशन ऑफ डीले के लिए ये होगी दोस्तों, कि हमारा डीले माफ कर दो, हमारा डीले क्या कर दो, माफ कर दो। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने डीले को माफ कर दिया तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर कर देगी, क्या ऑर्डर कर देगी, एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट, यानी हमें और टाइम लिमिट मिल जाएगी। किस चीज की टाइम लिमिट मिल जाएगी दोस्तों, हमें टाइम लिमिट मिल जाएगी, जो 300 डेज थे, पहले 30 डेज मिले, फिर एक्स्ट्रा 270 दिन मिले थे सेटिस्फेक्शन के लिए, अगर उसमें भी नहीं करा पाए तो और टाइम मिल जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट से कि दोस्त हमारा, और जैसी एक्सटेंशन मिलेगा हम आरओसी के पास जाकर सेटिस्फेक्शन को रजिस्टर करवा लेंगे। केस 2 होता है दोस्तों रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन इन रजिस्टर ऑफ चार्जेस, रेक्टिफिकेशन इन रजिस्टर ऑफ चार्जेस। रजिस्टर ऑफ चार्जेस में
रेक्टिफिकेशन की बात हो रही है। अब यहां पर मेरे बच्चा क्या होता है, मान लो कंपनी ने जब आरओसी के पास चार्ज रजिस्टर कराया था तो उसमें गलती कर दी थी। उसमें क्या कर दी थी दोस्तों, मिस्टेक कर दी। क्या मिस्टेक कर दी, प्रॉपर्टी 1 की जगह प्रॉपर्टी 2 बता दिया, 5 करोड़ की जगह 50 करोड़ एंटर कर दिया, यानी कोई गलती हो गई थी। चार्ज रजिस्टर हो गया बट जो चीज बतानी चाहिए थी उसमें थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गई। अब आरओसी ने तो चार्ज को रजिस्टर कर दिया है। अगर अब हमें यहां पर करेक्शन करानी है तो कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास CHG 8 में क्या करेगी, एप्लीकेशन करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगा क्या ये गलती जानबूझ के तो नहीं हुई, क्योंकि गलती जान फिर क्यों करेक्शन। अगर गलती इनएडवर्टेंटली हुई है, कोई सफिशिएंट रीजन था जिसकी वजह से ये गलती हो गई, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा ऐसे केस में दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट यहां पर ऑर्डर पास कर देगा। किस चीज का ऑर्डर पास कर देगा, रेक्टिफिकेशन का, रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर। अब इस ऑर्डर को कंपनी आरओसी को देगी और आरओसी उस ऑर्डर के बेसिस पर रजिस्टर को करेक्ट कर लेगा, उस चार्जेस को करेक्ट कर लेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट करेक्ट नहीं करता, सेंट्रल गवर्नमेंट बस डायरेक्शन देता है रजिस्टर को करेक्शन करने की, करेक्शन आरओसी ही करता है। तो कंपनी या कोई और इंटरेस्टेड पर्सन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अप्लाई कर सकता है। किस चीज के लिए, दो ही चीजों के लिए, या तो भैया हमें एक्सटेंशन चाहिए होगा या तो हमें रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर करवाना होगा। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाइड है कि जो ओमिशन था आरओसी को इंटीमेट करने का, सेटिस्फेक्शन को इंटीमेट करने का, ठीक है, या जो हमने गलती कर दी रजिस्टर चार्जेस में वो एक्सीडेंटल गलती थी, वो हमने जानबूझ के नहीं करी थी, या हमारे पास कोई प्रॉपर रीजन है, ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर करेगा। या तो वो टाइम एक्सटेंड कर देगा सेटिस्फेक्शन वाली, अगर हमने ये वाली रिक्वेस्ट करी है तो टाइम एक्सटेंड कर देगा, और अगर हमने ये वाली रिक्वेस्ट करी है तो रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर, या वो रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर के लिए बोल देगा, या वो रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर के लिए बोल देगा। अब दोस्तों वैसे तो यहां पर चैप्टर खत्म हो जाता है, लेकिन एक और कॉन्सेप्ट है हमारे यहां पर मॉड्यूल के अंदर, दैट इज टाइप्स ऑफ चार्जेस। टाइप्स ऑफ चार्जेस, ठीक है, इसमें दो टाइप्स के चार्जेस है दोस्तों, एक है फिक्स चार्ज, ठीक है, और एक है फ्लोटिंग चार्ज। एक फिक्स चार्ज है और एक फ्लोटिंग चार्ज है, ठीक है। फिक्स चार्ज दोस्तों हमें समझना पड़ेगा, और फ्लोटिंग चार्ज को आप कभी कभी डोरमेंट भी बुला सकते हो, डोरमेंट चार्ज भी बुला सकते हो, बिकॉज जब तक वो क्रिस्टलाइज नहीं होता तब तक वो डोरमेंट रहता है। अब फिक्स चार्ज में क्या होता है मेरे बच्चा, फिक्स चार्ज में हमारा जो एसेट होता है वो स्पेसिफिक होता है कि हमने कौन सा एसेट दिया है। फॉर एग्जांपल कंपनी के पास मदुराई के अंदर एक प्लांट है, मदुराई या मदुराई के अंदर एक बिल्डिंग है, ठीक है। कंपनी ने जब बैंक से लोन लिया तो कंपनी ने कहा कि मैं मदुराई की ये वाली बिल्डिंग पर चार्ज क्रिएट कर रही हूं, चार्ज क्रिएट कर रही हूं। तो यहां पर क्या एसेट फाइनल है कि ये वाली बिल्डिंग पर हुआ है। अब दोस्तों क्या कंपनी इस बिल्डिंग को यूज कर सकती है, यस कंपनी इस बिल्डिंग को यूज कर सकती है, बट क्या कंपनी इस बिल्डिंग को सेल कर सकती है क्या, तो लॉ कहता है कैन नॉट सेल विदाउट परमिशन ऑफ चार्ज होल्डर, कैन नॉट सेल विदाउट परमिशन ऑफ चार्ज होल्डर। यानी अगर सेल करनी है तो पहले क्या लेना पड़ेगा, चार्ज होल्डर का परमिशन लेना पड़ेगा। सो फिक्स चार्ज स्पेसिफिक एसेट पर क्रिएट होता है, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, नॉट अलाउड टू सेल विदाउट अप्रूवल ऑफ चार्ज होल्डर, बट कंपनी में यूज देम। और जब कंपनी दोस्तों बैंक का पैसा चुका देगी, जब कंपनी बैंक का लोन चुका देती है तो ये जो बिल्डिंग के ऊपर चार्ज था, ये चार्ज क्या हो जाता है दोस्तों, वेकेट हो जाता है, खत्म हो जाता है। द चार्ज इज वेकेटेड व्हेन द मनी इज रीपेड इन फुल, व्हेन द मनी इज रीपेड इन फुल, ठीक है। अब आता है दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फ्लोटिंग चार्ज या डोरमेंट चार्ज, ठीक है।
इसमें क्या होता है, मान लीजिए कंपनी है नाइका लिमिटेड, उसका पुणे में शूज का शोरूम है। तो पुणे में क्या है, शूज का शोरूम है, ठीक है। अब कंपनी जो है वो बैंक से लोन लेती है, वो बैंक से क्या लोन लेती है, लोन लेती है और कहती है कि मेरा जितना भी फिनिश्ड गुड्स है, यहां पर फिनिश्ड गुड्स क्या है दोस्तों, शूज, मेरे शोरूम में जो जूते हैं, मैं फिनिश्ड गुड्स पे क्या कर रही हूं, चार्ज क्रिएट कर रही हूं। मैं फिनिश्ड गुड्स में क्या कर रही हूं, आपके फेवर में फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट कर रही हूं। अब ये फ्लोटिंग चार्ज क्या है दोस्तों, यहां पर हमने बोला इस शोरूम के अंदर जितने भी जूते होंगे उस पर हम चार्ज क्रिएट कर रहे हैं। क्या जूते हमेशा सेम रहते हैं, या आज कोई कस्टमर आएगा, एक जूता खरीद के ले जाएगा, कुछ दिन बाद वापस से ट्रक भर के आएगा और से भर दिए जाएंगे? यही तो होगा, जूते तो मूव होते रहेंगे। आज जो शोरूम के अंदर जूते हैं और जो एक महीने बाद शोरूम के अंदर जूते होंगे, क्या दोनों सेम होंगे? क्या नहीं, जो बिक गए वो तो बिक गए। तो यानी ये जो चार्ज है ना, ये किसी स्पेसिफिक एसेट पे क्रिएट नहीं हुआ है कि इसी वाले जूते पर है, इसी वाले नहीं। इट विल रिवॉल्व, ये प्रेजेंट जूते और फ्यूचर जूते दोनों पर क्रिएट हुआ है। अब कंपनी यहां पर क्या कर सकती है, क्या कंपनी इन जूतों को बेच सकती है? बिल्कुल बेच सकती है। क्या इन जूतों को बेचने के लिए बैंक से बार बार पूछना पड़ेगा? नहीं, बैंक से पूछने की जरूरत नहीं है। जैसे आप ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में जूते बेचते थे, वैसे आप अपने जूते कस्टमर को बेचो। अच्छा, जो कस्टमर जूता खरीद रहा है, क्या कस्टमर जब जूता खरीदेगा तो उसे ये सब्जेक्ट टू चार्ज मिलेगा या फ्री ऑफ चार्ज मिलेगा? उसे ये फ्री ऑफ चार्ज मिलने वाला है, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं। फ्री ऑफ चार्ज मतलब जो जूता मैं खरीद के लाऊंगा इस शोरूम से, उस पर मेरे लिए कोई चार्ज नहीं होगा, ठीक है। अब जब तक सब कुछ सही चल रहा है, तब तक ये जो चार्ज है ये किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं है, क्योंकि कंपनी जैसे इस शोरूम में जूते बेच रही थी वैसे बेचने वाली है। लेकिन जिस दिन कंपनी गड़बड़ कर देती है, क्या गड़बड़, मान लो कंपनी ने बैंक का पैसा नहीं दिया, तो बैंक कहेगा अब सिक्योरिटी को इन्फोर्स करने का टाइम आ गया। अब किसका टाइम आ गया है, सिक्योरिटी को इन्फोर्स करने का टाइम आ गया। अब वो बोलेगा कि दोस्त तूने मेरा पैसा नहीं दिया। अब शोरूम में आज की तारीख में जितने भी जूते पड़े हुए हैं, वो जूते अब मेरे चार्ज के अंडर हैं। अब तुम उसे बेच नहीं सकते, पहले मैं उन्हें सेल करूंगा, पैसा रिकवर करूंगा, और फिर जब तक मेरा पैसा रिकवर नहीं होता ये सारे जूते मेरे कंट्रोल में रहेंगे। तो दोस्तों, यानी फ्लोटिंग चार्ज किसी काम का नहीं है। फ्लोटिंग चार्ज तब तक डोरमेंट है जब तक वो क्रिस्टलाइज नहीं हो जाता फिक्स चार्ज में, जब तक वो। और ये जो फ्लोटिंग चार्ज है ना, ये फ्लक्चुएटिंग एसेट्स पर क्रिएट होता है। किस पे क्रिएट होता है, फ्लक्चुएटिंग एसेट्स पर क्रिएट होता है। फॉर एग्जांपल डेटर्स, स्टॉक इन ट्रेड, रॉ मटेरियल, ठीक है। और ये जो फ्लक्चुएटिंग चार्ज, ये जो आपका फ्लोटिंग चार्ज होता है, ये तब तक किसी काम का नहीं है जब तक क्रिस्टलाइज नहीं होता। और क्रिस्टलाइज कौन कौन से केसेस में होता है, तो इवेंट्स इन विच फ्लोटिंग चार्ज क्रिस्टलाइज कन्वर्टेड इनटू फिक्स चार्ज। कौन कौन से केसेस में, अगर कंपनी ने चार्ज की टर्म्स एंड कंडीशंस को तोड़ा, अगर कंपनी ने वो बिजनेस ही बंद कर दिया, अगर कंपनी लिक्विडेशन में चली गई, या अगर क्रेडिटर अपनी सिक्योरिटी को इन्फोर्स करता है, तो इन सभी केसेस में आपका जो फ्लोटिंग चार्ज है वो क्रिस्टलाइज हो जाता है फिक्स चार्ज में, वो क्रिस्टलाइज हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है फिक्स चार्ज में। तो फ्लोटिंग चार्ज वो चार्ज होता है जो फ्लक्चुएटिंग एसेट्स पर क्रिएट होता है, जैसे कि रॉ मटेरियल, स्टॉक इन ट्रेड, डेटर। कंपनी उन्हें यूज कर सकती है इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, है ना। अगर रॉ मटेरियल पे चार्ज क्रिएट होगा तो रॉ मटेरियल को यूज करा जा सकता है फिनिश गुड्स बनाने के लिए। अगर फिनिश गुड्स पे फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट है तो उन्हें सेल कर सकते हैं जैसे नॉर्मली कस्टमर को सेल करते हैं। लेकिन एक बार अगर वो क्रिस्टलाइज हो गया तो फिर दोस्तों वो कन्वर्ट हो जाता है फिक्स चार्ज में, फिर सारे फिक्स चार्ज के प्रोविजन लग जाएंगे। क्लियर है सभी को, यस और नो? यस सर। अब यहां पर एक क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा, एबीसी लिमिटेड ने चार्ज क्रिएट किया था ओके बैंक के फेवर में,
बाद में बैंक ने फैसिलिटी बढ़ाई 20 करोड़ से, कितने से? 20 करोड़ से फैसिलिटी बढ़ाई, लेकिन गलती की वजह से ये मॉडिफिकेशन कभी रजिस्टर ही नहीं हो पाया। कंपनी ने गलती करी और इस चार्ज को कभी रजिस्टर कराया ही नहीं। अब कंपनी ऐसे केस में क्या करेगी? सिंपल सी बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर आएगी, अप्रूवल लेकर आएगी और चार्जेस के रजिस्टर में क्या करा देगी दोस्तों? रेक्टिफिकेशन करा देगी और करेक्शन करवा देगी। क्लियर है सभी को? तो यहां पर दोस्तों हमारा ये चैप्टर होता है ओवर। आई होप आपके सभी कॉन्सेप्ट्स डिटेल में सारे के सारे रिवाइज हो गए होंगे।